नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे मेहमान हैं मेलबर्न के हरिहर झा जी। हरिहर झा जी प्रख्यात हिंदी साहित्यकार एवं समाजसेवी हैं। उन्होंने कविता, कहानी और आलोचना के माध्यम से साहित्य को समृद्ध किया है। झा जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण मिलता है। वे साहित्यिक गोष्ठियों और सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं हरिहर झा जी से। नमस्कार हरिहर जी। नमस्कार अनुसया जी। जी हरिहर झा जी, आप मेलबर्न में कितने समय से रह रहे हैं? मैं 1990 से यहाँ पर हूँ मेलबर्न में। अच्छा, तो जी। आप संस्कृति से, आपकी साहित्य से पहले से जुड़े हुए थे या यहाँ आने के बाद आपको ऐसे लगा कि आपको साहित्य से जुड़ना चाहिए? मैं एक तरीके से बचपन से जुड़ गया। मेरे बड़े भाई अग्रज श्री धनपत राय झा, वो हम्म। कविता वगैरह बहुत अच्छी लिखते थे, उनका अच्छा साहित्य है। तो मुझे बचपन से एक अवसर मिला उनको पढ़ने का और हम्म। समझने का, मुझे मौका मिला, तो मैं पढ़ता गया। इसके बाद हमारे शहर में भी कुछ साहित्यकार हैं, जैसे एक थे मनमोहन झा, तो मैंने उनको भी पढ़ा। तो वो आतुकान छंद मुक्त वगैरह लिखते थे। तो मुझे दो तरह की विधाओं का एक साथ अनुभव हो गया, छंद वाली और छंद मुक्त दोनों का। फिर मैंने जो है वो गद्य में लिखना, ये सब विद्यार्थी जीवन में हो गया हम्म। कि गद्य में लिखा कुछ आर्टिकल, मैंने दो आर्टिकल सरिता को भेज दीजिए, सरिता जो न्यू दिल्ली से निकलती है, वहाँ श्राप और संत कवियों के चमत्कार, तो हम्म। वो उसमें प्रकाशित भी हो गए। तो जी। मेरा उस पर लिखता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको प्रेरणा आपके भाई से मिली? जी जी जी। जी, तो आपकी रचनाओं में किस प्रकार की भावभूमि प्रमुख रूप से देखने को मिलती है? आध्यात्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत अनुभव आधारित? तो आपको किस तरह के भाव में लिखना ज्यादा अच्छा लगता है? कुछ सामाजिक होती है, हम्म। लेकिन मैं हर तरह की कविताएं लिखती हूँ, उसमें कुछ आध्यात्मिक टच भी आ जाता है, सब तरह का होता है। जैसे कि मेरी पहली निकली भीग गया मन, तो ये जो वो मौन और अंत प्रेरणा, इस तरीके की लिखती है। फुसफुसाते वृक्ष कान में, तो अब ये प्रकृति और प्रकृति का वर्णन, और ये इस प्रकार की मैंने कविताएं लिखी। दुल्हन सी सजीली, तो ये थोड़ी रोमांटिक वगैरह हो जाती है। हम्म। फिर लिखा प्रश्न खुद बेताल था, हम्म। यानी ये एनालिटिकल है, जो हम्म। समाज की पैरामीटर्स को एनालिसिस करने वाली ये है। और कुछ कविताओं को मैंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो अंग्रेजी में अनुवाद किया, और उसके ऊपर जो 50 लगभग 50 कविताएं लिखी, तो और उस पर एक पुस्तक बना दी। तो ये जो है वो एग्नी चर्न्स माय हार्ट। तो इस प्रकार, तो हर एक प्रकार की जो है वो प्रवृत्तियां कविताओं में, फिर मैंने व्यंग और आलेख और इस प्रकार से लिखे, कुछ कहानियां लिखी, लघु कथाएं लिखी। क्या तो हर तरह की चीज मिलती है। बहुत सुंदर। तो आपने जो पहली कविता का जिक्र किया, मन के ऊपर, हम आपसे वो कविता सुनना चाहेंगे। मन के ऊपर। जी। जी। इस कविता का शीर्षक है आंसुओं बह जाओ तो अच्छा रहे। आंसुओं बह जाओ तो अच्छा रहे। बाढ़ पलकों पर रुकी कब तक रहोगी। आंसुओं बह जाओ तो अच्छा रहे। क्या पता एक मधुर सी हंसी मिल गई तो रोक लेगी पलक के ही छोर कोर पर। रोक लेगी पलक के ही कोर पर। यंत्रणा के यंत्र में घिरकर रहोगी स्नायुओं के दूर पतले छोर पर। यंत्रणा के यंत्र में घिरकर रहोगी स्नायुओं के दूर पतले छोर पर। मौत के कीड़े जहां पर चुलबुलाते निकल भागो जल्द तो अच्छा रहे। मन हल्का हो जाए। जी। सुनामियों का ज्वार हो ललाट पर, गुरु वृंद को सकून ना आ जाए जब तक। फफोलों में दर्द का लावा पिलाती हाकिमों को चैन ना आ जाए जब तक। फेंक दो ये सब दवा लुभावनी, मीठी छुरी ललचाए ना अच्छा रहे। तो मतलब ये है कि मन की जो भावना व्यथा है है, उसके मन की प्रति। जो भावना है वो आपने जी बहुत अच्छी तरीके से इसमें जी। साझा की और लिखी है। तो मिस्टर झा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मेलबर्न में आप क्या कार्य करते थे?
मतलब आपका व्यावसायिक कार्य क्या था? मैं ब्यूरो ऑफ मीटियोरोलॉजी में मतलब वैज्ञानिक हूँ। हम्म, तो मौसम का फोरकास्ट वगैरह उसमें जो है वो ये काम वहां पर रहता है। जी जी। तो आपको जी। रिटायर्ड हुए कितना समय हो गया? यहाँ आए तो हम्म। नहीं, तो रिटायर्ड 99 आप काम मतलब काम से निवृत्त हुए कब, कितना समय हो गया रिटायर्ड? 2017 मतलब अच्छा। हाँ थोड़े साल हुए हैं। हाँ। या जी। तो 1990 से 2017 तक हम्म। वहां पर काम किया मैंने। जी। तो जी। आपका पूरा परिवार रहता है मेलबर्न में? हाँ जी जी। जी। तो आप मतलब मेरी वाइफ, अच्छा नहीं, ऐसे मेरी वाइफ वगैरह वो यहाँ पर हैं। और मेरा एक बेटा जो है सिडनी में है, एक बेटा जो है वो अमेरिका में है, अच्छा। सैन फ्रांसिस्को में है। अच्छा। तो दो बेटे उधर है जी। क्या बात है, तो मैं मतलब सपरिवार हूँ बस वैसे। जीवन रहा होगा आपका मेलबर्न में। किस तरह का अनुभव था वहां रहने का? यहाँ जी। रहने का तो शुरू शुरू में जो संघर्ष जो आते हैं रहने के लिए, जो है वो अपने आप को इसमें ढालना पड़ता है वगैरह। तो ये सब तो संघर्ष आते ही रहे। अगर मैं कविता में उसकी बात करूं तो बड़ी मजेदार बात हो जाएगी कि जब मैं यहाँ शुरू शुरू में जब कविता बोलता था तो जो सिंपल हिंदी के शब्द हैं उनके भी मुझे अर्थ पूछे जाते थे। अच्छा। हाँ सिंपल सिंपल। तो फिर मैंने उनको अंग्रेजी में बताना शुरू किया। पहले मैं क्या करता था कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेता था और ट्रांसलेट करके बता देता और फिर कविता पढ़ता तो उनको समझ में आ जाती। तो लेकिन वो अनुवाद जो थे वो मुझे फीके पड़ने लगे, हाँ हाँ मुझे फीके लगे। हाँ। वो अनुवाद मुझे फीके, तो फिर मैंने स्वतंत्र अनुवाद करना शुरू किया कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट ले लो वहां से, लेकिन अपना अंग्रेजी में अपना अपना स्वतंत्र अनुवाद करो। और ऐसी कविताएं जब मैंने गैलेक्सी पब्लिकेशन में भेजी तो वहां प्रकाशित हो गई। मैंने कहा कि अच्छी बात है। फिर मैंने ये इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ पोएट्स और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पोएट वहां पर 50 कविताएं भेजी। तो वहां भी उन्होंने मुझे सम्मान दिया, अवार्ड दिया। तब मेरा उत्साह जो है वो और भी बढ़ गया। और तो बड़े। मैं हर तरह की लिखने लगा इस तरह जी। से। बहुत खूब है आप मिस्टर झा। तो आपकी रचनाओं में ये तो हमने आपसे जान लिया कि हिंदी साहित्य में आज जो प्रवृत्तियां उभर रही हैं उन पर आपका क्या दृष्टिकोण है? हिंदी साहित्य जो आज है, जिस तरह से हम प्रवासी साहित्य देखते हैं या भारत का साहित्य देखते हैं, तो आपको उसमें क्या अंतर नजर आता है और आपके विचार क्या हैं इसके बारे में? प्रवृत्तियों की बात करूं, पहले मैं एक छोटा सा नेगेटिव प्रवृत्ति की बात कर देता हूं, फिर बाद में हम पॉजिटिव पर आ जाते हैं। नेगेटिव प्रवृत्ति तो मतलब गुटबाजी वगैरह जो जो साहित्य के अंदर है उसमें ये गुटबाजी है। तो इसके बारे में मुझे जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी लिखना है, वो मैंने पूर्वाई के संपादक हैं उनको वर्ण संकर साहित्य इस शीर्षक से मैंने वहां जो भी लिखना है वो उसके बारे में मैंने लिख दिया। अब आते हैं हम पॉजिटिव साइड में। पॉजिटिव अगर साहित्य में दो तरह की प्रवृत्ति है और एक प्रवृत्ति जो मेन है वो है नॉस्टैल्जिया। कि हम जो हर चीज में नॉस्टैल्जिया भी अपने आप में एक विधा है, लेकिन हम बस मेरा भारत और उसी के ऊपर हम लिखते रहेंगे तो ये पूरा साहित्य नहीं बनता है। तो एक प्रवृत्ति तो ये है। लेकिन अब एक दूसरी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है कि हम जिस देश में रहते हैं उसके बारे में लिखें, कुछ कुछ ऐसा लिखें। तो उससे जो है क्या है कि साहित्य के अंदर नवीनता आती है। तो ये दो प्रवृत्तियां हैं। संपूर्णता आती है क्योंकि हम सिर्फ संपूर्णता। एक जी कुआं को लेकर नहीं चल सकते, हमारे पास पूरा समुद्र है देखने के लिए, जी 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 जानने के लिए। तो विस्तार जी अगर जितना हो सकता है, आप जितना एक्सपोजर करेंगे आपको उतनी जानकारियां मिलेंगी, उतनी ज्यादा आपको मजा आएगा, नई न्यूनता जो है वो दिखाई देगी। जी तो लेखन कार्य जी में भी ऐसा ही है कि जितना आप विस्तार कर सके, पूरा ब्रह्मांड आपके सामने है। हम जी विश्व की जी। बात करते हैं तो सिर्फ भारत को हाँ लेकर चलने जी से बात नहीं बनने जी वाली है। जी जी। भारत मेरा देश है, हम उसको दिल बिल्कुल से प्रेम करते हैं। लेकिन हर समय बस मेरा भारत के ऊपर ही लिखते रहना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है। तो आप हाँ। किन लेखकों कवियों से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों? प्रभावित में मैं कहूंगा कि मैं फिलोसोफर से ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। मुझे मार्क्स और ये नीचे फ्रायड वगैरह ये जो है वो बहुत मैं उनसे प्रभावित हुआ। अगर भारत की बात की जाए तो आदि शंकराचार्य, रजनीश वगैरह,
तो मैं उनसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। अगर पढ़ने की बात हो तो मैंने गोपाल सिंह नेपाली उनको बहुत पढ़ता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। और हास्य में जैसे गोपाल प्रसाद व्यास, काका हाथरसी, ये जो है वो हास्य में मैंने बहुत पढ़ा। हालांकि मैंने हास्य में बहुत लिखा नहीं, बहुत थोड़ा लिखा है, और वो मंच के ऊपर के लिए ठीक रहता है। लेकिन मेरा जो अधिकतर जो है मैंने हास्य के ऊपर नहीं लिखा है। तो ये। या आपने रजनीश की बात की, तो आप जब जी। रजनीश पढ़ते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि मीन्स किस विचारधारा को वो मानते हैं और आपको क्या सही लगता है? रजनीश एक ऐसे हैं कि वो मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। यानी आप रजनीश को पढ़ करके आप या तो उनके पक्ष में बोलोगे या फिर आप उनका विरोध करने लगोगे। तो अब जैसे कि फ्रायड ने जो है वो मनुष्य के अंदर एक जानवर छुपा हुआ है उसको निकाला, तो वे वही बात करते हैं कि मनुष्य के भीतर वो जानवर जो है वो आज भी है। तो ये वही बात करते हैं, लेकिन वो उसको अध्यात्म से जोड़ जोड़ देते हैं। उनकी एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हो गई, उन्होंने कितनी ढेर सारी पुस्तकें हैं उनकी। एक पुस्तक प्रसिद्ध हो गई, वो संभोग से समाधि की ओर। क्योंकि हमारा मन जो है वो जिसमें अटका हुआ है, बस हम उसकी ही बातें करते हैं। तो लेकिन उस किताब में भी देखो कि उन्होंने जो है वो कि सेक्स को उन्होंने समाधि से जोड़ा है। यानी कि एक बिल्कुल पशु के लेवल से देवत्व के लेवल तक उन्होंने जोड़ा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो प्रकृति को, जी। जी 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 सर, प्रकृति को कुछ और नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि यहाँ पर सबके बीज बने रहें। चाहे जी। जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो एक फूल हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे जो भी हो, उसके बीज जी। उसे चाहिए। तो इसलिए वो जो शुरुआती पक्ष है जिसे हम जी। संभोग कहते हैं, वो चीज जो है वो प्रकृति में फैली हुई है। वो एक स्टेज है कि शुरुआत है आपके जी। जीवन की, जी। और उसके बाद वो शुरुआत शुरू होती है और वो समाधि तक जाती है। तो जी। लोग उस जर्नी को नहीं समझ पाते हैं और वो जी। वहीं जी। अटक जाते हैं कि भाई मूलाधार चक्र में अटक गए हैं, वो बस वहीं की बातें कर रहे हैं। तो मतलब आपको अभी प्रगति करने की जरूरत है। जो लोग, आवश्यक। उन्हें आवश्यकता है कि वो सीढ़ियां चढ़ें। अभी आप जी। पहली जी। ही सीढ़ी पे अटक गए हैं और कह रहे हैं अरे ये ऐसा ये वैसा, बस वहीं पर कंट्रोवर्सी करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता जी। है कि लोग जैसे जैसे विस्तार करेंगे अपने दिमाग का, और जिन्होंने या। किया है वो समझ गए हैं इन बातों को। इवन अगर मैं जी। इससे रिलेटेड, आपको मुझे याद आया कि हम यहाँ गए थे, खजुराहो गए थे। तो खजुराहो में जी। अगर वहाँ की मंदिरों की आप रचना देखें, तो उन्होंने जी। स्टेज बताया है कि जी। ये एक पक्ष है जीवन का, परंतु सिर्फ यही पक्ष नहीं है। यही पक्ष। जी। जी। ये आपके जीवन की रचना का पक्ष है, लेकिन इससे ऊपर जब आप चले जाते हैं तो धीरे धीरे आप एकल होते जाते हैं और भगवान से जुड़ते चले जाते हैं। जी। तो वो चीज जो है, अगर जब हम पढ़ने लगते हैं किसी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी उस चीज का अनुभव किया होगा। कि इसलिए मैंने स्पेशली रजनीश जी का जब आपने नाम लिया कि आप उन्हें पढ़ते हैं, तो उस चीज को जी। विस्तार से बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे, अनोखा क्वेश्चन किया, और आपने बहुत सही जवाब दिया इसका। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसके अलावा और कोई जो प्रवासी कवि या लेखक हैं, उन वो कौन हैं जिनसे आप प्रभावित हुए हैं? प्रवासी। हाँ, मैं प्रभावित हुआ हूँ। हमारे ब्यूरो के अंदर ही एक बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, शान मैकमुलन। अच्छा खैर, वो प्रवासी नहीं है, वो यहीं के रहने वाले हैं। शान मैकमुलन। वो साइंस फिक्शन लिखते हैं, वो गजब की साइंस फिक्शन लिखते हैं। तो अ, वो साइंस, उनके साइंस फिक्शन मैंने बहुत पढ़ा, मैं उनको बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन हाँ, मैंने एक भी साइंस फिक्शन नहीं लिखा। तो आप जैसे, बाकी प्रवासी में तो मालूम जी। जी, ब्यूरो से ए, जुड़े हैं और तेजेंद्र शर्मा, उषा राजे सक्सेना, मतलब ये उनसे वो बहुत अच्छा लिखते हैं और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हम्म। तो सर, आप जैसे जी। मौसम विभाग से जुड़े रहे हैं, तो जी। प्रकृति के बारे में लिखना या मौसम से जुड़े हुए कुछ भावनाएं आप अपनी व्यक्त कर सकते हैं? जी। जी। ऐसा ऐसा कहते हैं, मतलब ये मनोविज्ञान और साइकोलॉजी किताबों में है कि मनुष्य का जो लेफ्ट ब्रेन है वो एनालिटिकल होता है, और राइट ब्रेन है वो सिंथेटिक होता है। तो यानी जब मैं ब्यूरो में जाता हूँ तब वहां भी यही होता है, चांद, आकाश, तारे, पवन वगैरह यही सब होता है। घर में आकर के अगर कविता लिखा, लेख लिखा, वहां भी यही होता है, चांद, आकाश, तारे। ये तो कविता में भी यही होता है। लेकिन फर्क क्या होता है, वहां पवन, विंड, यानी विंड इतने स्पीड में जा रही है,
इस डायरेक्शन में जा रही है। वही जब घर में आ जाते हैं तो वही पवन हमारे हृदय की संवेदनाओं को छूता है। तो दोनों में फर्क है। वहां पर हम कुछ भी देखें, लेकिन घर में चांद सूरज में चांद में सुंदरता दिखाई देती है। ब्यूरो में जो देखते हैं वो सब जड़ है, सब कुछ जड़ है। और एक जड़ सिस्टम है हमारा पवन, ये वो जो भी हवा वायुमंडल जो भी है, उस जड़ सिस्टम को हम एनालिटिकल वे में अध्ययन करते हैं। तो ये तो हो गया लेफ्ट ब्रेन। अब घर में आते ही वो लेफ्ट ब्रेन थक गया, तो फिर राइट ब्रेन। तो फिर राइट ब्रेन जो है वो कविता की और ये इस प्रकार की बातें करता है। तो इस प्रकार ये दोनों चीजें चलती है। बहुत खूब। तो आपकी किसी ऐसी रचना के बारे में बताइए जो आपके दिल के सबसे करीब है। ऐसी रचनाएं दो तीन हैं। दो तीन है तो चलिए मैं उसमें से भी एक सिलेक्ट करता हूँ। रचना है प्रश्न खुद बेताल था। क्या बात। वैसे पर हाँ, वैसे इसे जो प्र, विक्रम बेताल वाली कहानी की जी बात। जी, ये वही है, विक्रम बेताल वाला प्रश्न वही प्रश्न बेताल है। पूछते हैं वो विक्रम से। लेकिन अगर प्रश्न खुद ही बेताल हो जाए तो क्या करेंगे। जी 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 जी। जी। तो इस मैंने एक पुस्तक का शीर्षक भी यही रखा है, लेकिन ये अपने आप में एक कविता है जस्ट। जी, हम्म। स्वागत है तो आपका। प्रश्न खुद बेताल था, झूलता टंगा हुआ। इसमें मैंने जो प्रश्न है, जो समस्या है, वो लगभग 5 भागों में मैंने विभाजित किए कि 5 तरीके के प्रश्न होते हैं। उसमें से सिर्फ पहला प्रश्न ही एक सच्चा प्रश्न होता है, जो वैज्ञानिक प्रश्नों की तरह स्वयं छिल जाने को तैयार होता है। और जब स्वयं छिल जाता है उसमें से नए प्रश्न निकलते हैं। तो यही सच्चे प्रश्न हैं। तो पहले सच्चे प्रश्न की बात की जाए। प्रश्न खुद बेताल था, झूलता टंगा हुआ, घिस रहा था जमी से, छिल गया गात उसका, सोच टकराई जहां से, बीज पर घात उसका, पात बिखरे डाल से, वृक्ष यो नंगा हुआ, प्रश्न खुद बेताल था, झूलता टंगा हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न, वो एक अज्ञान के दायरे में खड़े होते हैं तो उनका होना न होना बेकार है। जैसे कि एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ, भूत विद्या। भूत विद्या में कोई प्रश्न पड़े कि हमको हड्डी को इस तरह ऐसे रखें या वैसे रखें, तुम एक अवैज्ञानिक धरातल पर खड़े हो, तुम्हारे सब प्रश्न बेकार हैं। अच्छा, ये कविता को गाया भी जा सकता है। जी जी, गा कर बताएं आप, ज्यादा बेहतर। जी जी। जी। ज्ञान की ही खोज में प्रश्न थे अज्ञान के, जादू भी मंत्र तंत्र आ गए कुछ ठान के, राख बबूती उड़ी तो कौन फिर चंगा हुआ, प्रश्न खुद बेताल था, झूलता टंगा हुआ। अब अगले हम कहते हैं कि प्रश्न जो है वो कॉमर्स के होते हैं। ये कुछ कॉमर्स के होते हैं, और क्या बात। संसद में उस पर, जी, और संसद में उस पर नारेबाजी चलती है, बस चिल्लाहट होती है। तो ये प्रश्न जो है वो इस तरीके से सॉल्व नहीं होते। प्रश्न थे बाजार के, संसद में चिंगारी, भाषण में शोले थे, अंधड़ से क्षति भारी, बाद में खुला रहस्य, व्यर्थ ही दंगा हुआ, प्रश्न खुद बेताल था, झूलता टंगा हुआ। अब कुछ प्रश्न ऐसा होता है कि अहम से पैदा होते हैं। अब ये भी बेकार के प्रश्न हैं कि अहम यानी मैं भी जानता हूं, बस मैं ये बता देना चाहता मैं हूं। ही तो ये जानता अहम हूँ। जन, जी। अहम जन थे सवाल चिंतन के, अहम आया बीच में, गंदगी बहस में थी, फंस गए लोग कीच में, झड़पें बौछार चली, मित्र से पंगा हुआ, प्रश्न खुद बेताल था, झूलता टंगा हुआ। अब अंतिम में कि ये प्रश्न हिपोक्रेसी से जनरेट, यानी आदमी खुद एकदम लोएस्ट लेवल पर खड़ा है, बातें केवल ऊंची ऊंची करता है। प्रश्न दशा और दिशा,
महानता रहे अमर, ध्वजाली आदर्श की, रहा भीतर जानवर, स्वभाव की पोल खुली, श्यार जो रंगा हुआ, प्रश्न खुद बेताल था, झूलता टंगा हुआ। तो जी। मैं पहुंच गई वहां पर जहां तक आप पहुंचाना चाहते थे। जी आपकी जी कविता जो कहना चाह रही है, कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है ऐसा, अगर आप जी ध्यान दें तो। जी बिल्कुल बस यही जो आपने कहा ना, यही दिखावा, मैंपन, और इन्हीं में लोग फंसे हुए हैं। जिस इसी में फंसा। चीजों से उभरेंगे ना, उसी समय हम्म, बैताल शायद मतलब उड़ ही जाएगा, फिर प्रश्न रहेंगे ही नहीं, जवाब ही जवाब गिरने उन्हें देने पड़ेंगे। जी। जी जी जी। बहुत खूबसूरत मिस्टर झा, आपने जिस तरह से बहुत सारी बातें आप कह गए, और आपके जो कविताओं की पंक्तियां थी, उन्हें समझने वाले जहां पहुंचना चाहिए था आपने पहुंचा दिया उन्हें। और बहुत कुछ समाज के लिए भी कह गए, समाज के लिए ही कह गए आप अपनी कविता में। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि वहाँ हिंदी जो मेलबर्न जैसे बहुसांस्कृतिक परिवेश में हिंदी भाषा और साहित्य को संजोना कितना चुनौतीपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं 1990 में आया, जब और उस समय में यहाँ पर मैंने कहा, जैसा बताया कि वो सीधे सीधे सरल शब्द होते हैं, उनको भी अंग्रेजी में बताना पड़ता था। उस और तो समय वो कितनी पॉपुलेशन थी हिंदी बोलने वालों की वहां पर। एग्जैक्ट परसेंटेज तो मालूम, लेकिन बहुत कम है। और उस समय बहुत कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यानी अच्छा। उस समय कोई इंडियन दिखता भी नहीं था। और हम्म। आज ये हालत है कि किसी ट्रेन कंपार्टमेंट में कोई इंडियन नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं, आज जो है वो स्थिति बहुत बदल गई है। बदल बदल गई है। तो चुनौतियां तो आती हैं, और उस चुनौतियों को फेस भी किया जाता है। जी। तो वहाँ के दूतावास से भी आप जुड़े हुए हैं, जी। तो ए, दूतावास सहयोग करती हैं हिंदी के लिए। जी। एक तो ये यहाँ अगर हिंदी की बात करें, हम्म। तो दिनेश जी श्रीवास्तव, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयत्न किए कि स्कूलों में जो है वो पढ़ाया जाए। यानी अगर स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाएगी, तो उससे जो है वो बच्चों में भी हिंदी सीखने की प्रेरणा जगेगी। और उससे वे पुरानी जनरेशन से कनेक्टेड रहेंगे, अगर वो हिंदी सीखेंगे। तो अच्छा, दूसरा तो उनको बच्चे को, पेरेंट्स को, जो लोगों ने जा जा करके उनको फायदे गिनाए कि उससे क्या फायदा होगा। देखो, आपके मार्क्स जो है वो गिने जाएंगे। भाषा में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो मार्क्स आपको आगे कैरियर में फायदा देंगे। तो ये भी फायदा होगा, यानी अन्य फायदों के अलावा। तो इस प्रकार से जब बच्चों को, अच्छा, उनको उनमें जो अच्छे मार्क्स लाते थे, उनको हिंदी निकेतन ने पुरस्कार दिए। तो पुरस्कार के माध्यम से जो है वो प्रेरणा दी। प्रेरणा मिली। हम जो हर महीने साहित्य संध्या चलाते हैं। हम्म। तो साहित्य संध्या में जो लोगों, अच्छा, उसमें इंटरवल के बाद का प्रोग्राम होता है, उसका नाम रखा है अपने लोग अपनी बातें। अच्छा। यानी फिर या ये होकर कुछ यानी उसमें आप चाहे तो किसी भी प्रसिद्ध, उसमें आप खुद की बनाई हुई देना कोई जरूरी नहीं है। तो आप जो है वो कुछ भी किसी प्रसिद्ध कवि की बोल सकते हैं। बल्कि हमारे सिनेमा में भी, फिल्म में भी जो है वो बहुत से साहित्यिक गीत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छे अच्छे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ की कि जी उपन्यासों करता से है भी मोर के। कहानियां निकली हैं, जो मतलब जी आत्मकथा होती हैं, जो उपन्यास होते हैं, जो भी जिस तरह जी की कहानियां जो लोग लिखते हैं, उन्हीं को पढ़कर तो फिर ये बनाई जाती हैं, फिल्में बनाई जाती जी हैं। जी। जी। और तो कविताओं से ही गीत लिए जाते हैं। जी। तो यानी फिल्मों से, यानी वो भी बोल सकते हैं कि आप अच्छी, जो फिल्म को कोई अच्छी गीत हो, जो साहित्यिक थोड़ा लग रहा हो, ऐसे गीत जो है वो वहां पर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो प्रेरणा दी जाती है, ये लोगों को इंटरेस्टेड किया जाता है कि आप हिंदी में जी, उनका इंटरेस्ट लें, उत्साह वर्धन करते हैं ताकि हिंदी उत्साहवर्धन आ करते सके। रहें। जी बहुत जी खूबसूरत कि वहां पर बच्चे पढ़ते हैं। और मेन ये है कि जी हिंदी एक भाषा ही नहीं पढ़ाई जाती है। जब हम हिंदी पढ़ाना शुरू करते हैं या किसी भी भाषा को, तो उससे संबंधित संस्कृति, उससे जी संबंधित त्योहार, उससे संबंधित कॉस्ट्यूम, पोशाकें, ये सारी चीजें हम जी बताते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चों जी का मानसिक विकास भी होता है, और एक धरातल तल पर उन्हें अपनी जड़ों से मिलने का मौका मिलता है। वे समझ पाते जी हैं कि उनकी दादी, उनकी मम्मी या उनके लोग क्यों इस तरह से त्योहार मनाते हैं, क्यों उनसे इस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि इस भाषा से वो जुड़े हुए हैं।
जी। जी तो सिंगापुर में भी ऐसा है कि मतलब हिंदी पढ़ाने का हमें मौका मिलता है। और जी बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हर त्योहारों के बारे में बताते हैं उन्हें। और अपनी भाषा से जोड़कर जब बताया जाता है तो उनको बड़ा अच्छा महसूस होता है, और उनको हर चीज़ समझ में आती है कि हम दीपावली क्यों मना रहे हैं, हम क्यों ये जी चीज़ें कर रहे हैं। कि हर त्योहार चाहे वो कोई भी हो, हम अगर सांप भी बताते हैं तो नाग पंचमी भी बताते हैं उससे संबंधित, कि ये भी एक त्योहार है। और अपने हाँ गहने, अपने म्यूजिक, ढोलक, मंजीरा, ये सारी चीजें हम उनको बताते हैं। तो बहुत सारी चीजों का विकास होता है, सिर्फ एक भाषा का विकास नहीं होता जब हम भाषा पढ़ा रहे होते हैं। जी जी तो ये बहुत अच्छा है कि आपके यहाँ पर भी बच्चे हिंदी सीख रहे हैं। जी जी। तो और बहुत से हाँ जी, जी इससे बताएं। जनरेशन गैप कम होता है। जब अब वो हमारी भाषा, जब हमारे विचारों को आदान प्रदान होता है, उससे बिल्कुल जनरेशन गैप भी कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी संस्कृति का विकास होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जी, इंसान को संस्कृति के साथ लेकर चलने से क्या होता है, उसका मानसिक विकास संपूर्ण विकसित जो होता है समझ वो गया होता है। विकास। जी हम सिर्फ कहेंगे कि नहीं वो मैथ्स में अच्छा है, वो साइंस में अच्छा है, अच्छा है, लेकिन उसे एक धरातल रूप से चलने के लिए, एक स्वभाव डेवलप करने के लिए उस भाषा और उस संस्कृति की उसे जरूरत होती है। और जी जी ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेलबर्न है, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर है, ये देश काफी अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ की भी गवर्नमेंट जो है वो हर भाषा को मतलब जी बच्चों के लिए ओपन रखती है कि आपको जो भाषा लेनी हो, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज, तो आप ले लीजिए ताकि आप उस भाषा में अच्छे से विकास कर सकें। जी तो जी, तो ये चीज मुझे बाहर जो लोग कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जो इस तरह की चीजों को समझ रही है, वो बहुत अच्छा और बहुत प्रशंसनीय लगता है। जी। जी तो जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी दृष्टि में प्रवासी भारतीय समाज में हिंदी साहित्य की क्या भूमिका है। भूमिका, हम शायद इनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया भूमिका है। कि जैसे हमारी संस्कृति की पहचान, जैसा कि हमने बात की संस्कृति की पहचान, तो एक तो ट्रेडिशन जो है वो हमारी संस्कृति की पहचान रखते हैं, लेकिन भाषा जो हम बोलते हैं घर में, वो भी जो है वो हमारी संस्कृति को पहचान करती है। अच्छा, दूसरी बात, जी, दूसरी बात कि जो जनरेशन गैप जो है वो उसमें कम होता है, ये बात बताई। तीसरा, हम यहाँ पर एक तरह से अपनी हाइब्रिड आइडेंटिटी बनाते हैं कि बेसिक मूल्य हमारे भारत के होते हैं, और जो ऊपरी रीति रिवाज जो होता है वो हम जो है वो नए देश के जो है वो हम पकड़ लेते हैं। तो इसमें एक होमोजेनिटी, यानी एक समरसता जो है वो आ जाती है, अगर हम हमारी भाषा का अध्ययन करते हैं। दूसरा, कि विश्व में हिंदी से हमारी पहचान होती है। कि अब जैसे कि आजकल कुछ लोग दंभ में ऐसा कहते हैं कि हम लोग हिंदी की सेवा करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। हिंदी ही आपकी सेवा करती है, और जब तक व्यक्ति ने रियलाइज नहीं किया कि नहीं, हिंदी मेरी सेवा कर रही है, तब तक जो है वो हमने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि जब हम भाषा का उपयोग करते हैं तो भाषा ही हमारी सेवा करती है। तो आज इंटरनेट है, जूम है, तो हम ये नहीं है कि हम हमारी हिंदी कौन पढ़ेगा कौन समझेगा। मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, दुनिया के हम किसी भी कोने में बैठे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमें हमारी भाषा जो है वो उस विश्व में एक पहचान दिलाती है। अब क्या मजा है अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरह हम ऑस्ट्रेलियन नकल करने लगे, या यूरोप अमेरिका जिस देश में रहते हैं उनकी तरह नकल करेंगे, तो हम सेकेंड ग्रेड के अमेरिकन हो जाएंगे, सेकेंड ग्रेड के ऑस्ट्रेलियन हो जाएंगे, सेकेंड ग्रेड के सिटीजन हो जाएंगे। लेकिन अगर हम हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखेंगे, तो उससे हम जो है वो हम दूसरों से अलग, हम सवाल ये नहीं है ओरिजिनल सुपीरियर होंगे, इंफीरियर का। हमारा अस्तित्व ओरिजिनल होगा, हमारा अस्तित्व एक अलग से निखरेगा। निखरेगा। तो सही बिल्कुल कही आपने। जी क्योंकि एक जी माध्यम मतलब हम अगर किसी क्षेत्र में पैदा हुए, कहते हैं जन्म विवाह मरण गत सोई, जहां जस हम्म लिखा तहां तस होई। तो आपका जीवन, आप जहाँ पैदा हुए हैं, तो उस मिट्टी का कर्ज, उस भाषा का कर्ज, उस परिवार का कर्ज होता है हम पर। जी हमें उसे जी लेकर चलना होता है, ये हमारा कर्तव्य होता है। पढ़ाई जी लिखाई के लिए यहाँ बनाया गया कि आपको सीखना है, अच्छी चीजें सीखनी है, एक्सप्लोर करना है, लेकिन वो चीज हमें बेसिक मिली हुई है, दिमाग में स्टार्टिंग से मिली हुई है, शुरुआत से मिली हुई है।
जी। तो हम अपने देश के अपने मतलब पूरे विश्व के किसी भी कोने में चले जाते हैं तो अपनी पहचान लेकर चलते हैं, और उस पहचान को बहुत ए ग्रेड बनाकर रखना ये हमारा दायित्व होता है। अगर हम अच्छी भाषा बोलते हैं अपनी, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप एक जी ऐसे समझिए, आप एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहां पर सभी हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन आप अगर शुद्ध हिंदी अच्छे तरीके से बोलेंगे तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं जी कर सकता। आप कोई भी, आप जी, मराठी बोल लीजिए बहुत अच्छी, तो एक मराठी समाज में भी आपको सुना जाएगा। सुना आप जाए इंग्लिश बिल्कुल। अच्छी बोलिए, आपको सुना जाएगा। तो जी यहाँ पर तो तरह तरह के फूल हैं, आप कितने अच्छी तरह से खिला सकते हैं उसे, उसमें जी खाद पानी डालकर उसे, मतलब आप अपने ऊपर काम करके उस भाषा को मतलब मोतियों की तरह अपने मुख से निकाल सकते हैं, जिससे लोग सुनने से कतराएंगे नहीं, उन्हें प्रशंसा करेंगे आप कि कितनी जी अच्छी हिंदी बोल रहा है, कितनी अच्छी मराठी बोल रहा है, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। राइट। जी जी। तो ये बहुत जरूरी है कि ये सारे रत्न हैं जिन्हें हमें संजो कर रखना है। और जैसे कि आपने बात कही कि हम किसी और की चादर ओढ़ लें, जी तो जब धरती पर इतने सारे फूल खिले हुए हैं अलग अलग क्वालिटी के, मिट्टी से वो रंग उठाते हैं। हर एक फूल, जी अगर ऐसा होता कि मिट्टी एक ही रंग का फूल खिलाती तो सारे एक ही रंग में होते ना, सबकी जी सुगंध जी अलग, सबका रंग अलग। सबका लेंगे, हमें उनको प्रिजर्व रखना है। बिल्कुल जी वैसे ही तो हम भी हैं कि हम अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, हमारी सुगंध अलग है, हमारी अलग है भाषा बिल्कुल। अलग है, हमारा कल्चर अलग है, और सब जी में एक क्वालिटी, एक जी अस्तित्व जी है, और उसे जी जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा जी। कर्तव्य है। बिल्कुल। जी सही है। तो मिस्टर झा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि प्रवासी लेखन, ये शायद मैंने आपसे अभी अभी ये पूछा है, तो ऑस्ट्रेलिया के पाठकों और श्रोताओं की साहित्य के प्रति रुचि कैसी है, मैं जानना चाहूँ। अब जनरली ये देखा जाता है कि रुचि गेम्स में या मूवीज में या पॉलिटिक्स में ज्यादा होती है, तो हमें रुचि जागृत करवानी पड़ती है। यानी कि बच्चे पढ़ने आए, ये पढ़ा जाए, ये पढ़ा जाए, तो ये रुचि इस प्रकार से, जैसे ये साहित्य संध्या है या ऐसे जो माध्यम है, तो ऐसे माध्यमों से हमें रुचि को डेवलप करवाना पड़ता है। यानी एक बार अगर ये ये तो एक तरह से दीप से दीप जलता है वाली बात है कि अगर हमने थोड़ा भी काम किया हम्म, और दूसरों को प्रेरणा दी, तो इस तरीके से जो है वो हमारी भाषा जो है वो फलने फूलने लगेगी। जी जी, यही है। बिल्कुल। जी तो बच्चों को रुचि देने के लिए जैसे गवर्नमेंट भी स्कूलों में पढ़ाने के लिए अलाउ करती है, तो आप घर पे जैसे आप अपने नाती पोतों से हिंदी में बात करते हैं या वहाँ की भाषा या इंग्लिश में बात करते नहीं, हम हिंदी में भाषा करते हैं। वो हैं? अंग्रेजी में जवाब देता है, कोई बात नहीं, हम अंग्रेजी में सुनते हैं, हाँ। लेकिन हम हिंदी में देते हैं। तो कम से कम वो हिंदी समझ लेता है, कभी न कभी हिंदी बोलने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से हम अपनी तरफ से हिंदी बोलते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, उसको ये नहीं लगे कि मेरे पर कोई जबरदस्ती की जा रही है, कोई नहीं। वो अंग्रेजी में बोल रहा है, बोलने दो, हिंदी में जवाब देंगे। तो इस तरीके से जो है वो थोड़ा थोड़ा परसुएशन किया जाता है। जी जी। तो अगर उनके जो सब्जेक्ट थे वो अगर हिंदी थी, तो आपने उन्हें मदद की थी हिंदी पढ़ाने में? जी हिंदी में तो मैं अपने बच्चों को क्या मतलब, पास पड़ोस में जो भी भारतीय लोग हैं, अगर उनको भी हिंदी सीखनी है तो मैं उनको हिंदी सिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, उनको अर्थ बता देता हूँ। तो ये तो हमारा एक तरह से कर्तव्य है। मतलब करता। हम जब भारत से आए हैं, तो हिंदी अगर कोई सीखना चाहता है हम्म, तो तो हम जो है वो उनको पढ़ा भी देते हैं। हम्म, जी जी जी। तो सर, मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत और प्रेरणादायी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि लेखन के साथ साथ आप व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर दायित्वों में कैसे संतुलन बनाते हैं। तो आपने जैसे बताया कि आप ब्यूरो से जुड़े हुए थे, ये आपका व्यक्तिगत कार्य था। तो दोनों, जी ये शायद काफी हद तक आप इसका जवाब दे भी चुके हैं, लेकिन मैं विस्तार से थोड़ा जी जी जानना चाहूंगी। जी। जी जी। तो हाँ, बस यही है कि मैं दोनों इसी तरीके से करता हूँ कि ऑफिस में ऑफिस का काम जो होता है वो एक ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन के एक पार्ट से, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि फिर घर में आने के बाद में वो पार्ट सो जाता है, दूसरा पार्ट जगता है। वो अपना काम करने के लिए एक तरह से लालायित रहता है, जैसे कि कविता लिखने के लिए या कुछ ना कुछ लिखने के लिए लालायित रहता है। वहाँ विज्ञान नहीं रहता, वहाँ कला रहती है, लिखने का साहित्य रहता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोनों को बैलेंस करते हुए।
तो आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके ऑफिस में आपसे किसी ने कहा हो कि भाई आप कविता लिखते हैं, जरा सुनाकर दिखाइए? वो अंग्रेजी में होते हैं नहीं तो, क्योंकि मैं जब तक किसी को बताऊं नहीं कि हाँ भाई मैं अंग्रेजी में भी लिखता हूँ, अब जैसे दो चार मित्रों को मैंने बता दिया कि हाँ भाई मैं ऐसे अंग्रेजी में लिखता हूँ, वहां तो सब अंग्रेजी जानने वाले ही हैं, और मतलब भारतीय बहुत कम है मेरे ऑफिस में। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो मैंने दो चार मित्रों को बताया कि मैं इस तरह से अंग्रेजी में, तो मैं जो है उनको अंग्रेजी की कविताएं भी बता देता था। हिंदी तो खैर उनके लिए बेस बराबर है। तो हम्म। हाँ, अंग्रेजी कविताएं जो है वो पढ़ते थे, सुनते थे। और मैंने भी जैसा कि बताया कि एक लेखक की जो साइंस फिक्शन पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कभी ऐसा लगता है कि जो लिखता है, जो व्यक्ति लिखता है या जो पढ़ता है इस तरह से, जो कवि होता है वो कभी गलत नहीं होता, मतलब उसकी एक पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है, उसका एक व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि भाई ये इंसान लिखता है, पढ़ता है, कविताएं लिखता है, तो ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये कभी गलत नहीं कर सकता। तो इस तरह के व्यक्तित्व की छवि ने कभी आपके जो व्यावसायिक काम में आपको मतलब कोई साथ दिया है? इस तरह के किसी ने ऐसा सोचा है कि नहीं ये गलत नहीं हो सकते, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते? नहीं, ऐसा मान लेना ठीक नहीं है कि हम्म। जो भी कविता लिख सकता है वो झूठ नहीं बोल सकता, गलत। मैंने तो सुना कि ओसामा बिन लादेन भी कविता लिखता था। अच्छा। तो कविता लिखना ये अपने आप में एक आर्ट है। वो हाँ। भले ही जो भीतर से जंगली आदमी होगा, हम्म। और अगर उसमें वो आर्ट है तो वो कविता लिख लेगा। हम्म। तो ये एक कला है। हम्म। तो जो गहराई में होकर के लिखता है तो उसकी कविताएं बड़ी ईमानदार होती हैं। हम्म। लेकिन जो ऊपर ऊपर से जो कविताएं लिख लेना, कविता लिख लेना, यानी ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि ये आदमी झूठ नहीं कैरेक्टर। बोलेगा या ये आदमी गलत नहीं करेगा। ये अपने आप में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हम्म। यानी उसकी कविता का प्रोसेस क्या है, वो अपनी गहराई से लिखता है या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इधर उधर की लिख लेता है। हम्म। तो ये इस पर डिपेंड करता है। बहुत सही जवाब दिया आपने। युवा पीढ़ी को हिंदी साहित्य और भाषा से जोड़ने के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आ, यही कि एक वैसे तो प्रबुद्ध पाठक है जो विश्व हिंदी संस्थान के, तो एक तो ये कि हमें किसी आइडियोलॉजी के साथ जो है वो एक आइडियोलॉजी के साथ कमिटमेंट नहीं रखना चाहिए। हमें स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए। हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो में बायस होते हैं। तो यानी हो सकता है कि हमारा झुकाव इस आइडियोलॉजी की तरफ हो, उस आइडियोलॉजी की तरफ हो, लेकिन हमें उस झुकाव की तरफ अवेयर रहना चाहिए। अगर हम झुकाव की तरफ, जैसे मेरी एक्स आइडियोलॉजी के प्रति मेरा झुकाव है और मैं उसके प्रति अवेयर हूं, तो मैं अन्याय नहीं करूंगा। मुझे पता है कि अच्छा मेरा झुकाव है, तो मैं इसके विरोधियों के साथ भी अन्याय नहीं करूंगा और इसके साथ भी नहीं करूंगा। तो व्यक्ति को जो है वो इस प्रकार से निष्पक्ष होना चाहिए कि कोई बायस नहीं, कोई अवेयर वो नहीं। जी, ये सही बात कही आपने। एक्चुअली क्या है कि पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर एक संपूर्ण गोला बनता है। जी सिर्फ जी एक पक्ष को लेकर हम चलेंगे तो इवन जब भी हम लिखते भी हैं तो आपने देखा होगा कि लोग समीक्षा करते हैं, पढ़ते हैं और हम्म। समीक्षा करते हैं। समीक्षा करने का अर्थ ही यही होता है कि आप किसी एक पक्ष के होकर ना रहें। जी जी। तो आपकी जो किताबें हैं, मैं जानना चाहूंगी कि आपने कितनी किताबें लिखी हैं या साझा संकलन किए हैं? हाँ, साझा संकलन तो बहुत है। ये इसमें पूरा एक रैक जो है वो पूरा साझा संकलन का है। हम्म। तो ये मेरी पुस्तकें जो है वो हम्म। ये यही मैंने जो बताया, प्रश्न खुद बेताल था। हम्म। जी, हम्म। ये बिक गया मन। जी, अच्छी तरह से दिखाइए, दर्शक देखना। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो मैं पहले शुरू से दिखाता हाँ हूँ। जी, हाँ ये जी। पहली पहली थी, बिक गया मन। हाँ, क्या बात है। जी। फिर मैंने इसकी कुछ कविताओं का स्वतंत्र अनुवाद किया, सोनेट में या दूसरे उसमें। तो ये है एग्नी चर्न्स माय हार्ट। हम्म। फिर ये है फुसफुसाते वृक्ष कान में। क्या बात है। सर, ये हम्म। फुसफुसाते वृक्ष कान में जब आप पूरी पुस्तक दिखा लें तो उसके बाद मुझे इसमें से एक कविता जरूर सुनाइएगा, फुसफुसाते जी वृक्ष कान में। जी। और जी बताइए और जी कौन सी कविता या किताबें हैं? जी जी। जी। अच्छा, ये दुल्हन से सजेली हाँ और हाँ। ये प्रश्न खुद बेताल था। क्या बात है, बहुत ये खूबसूरत।
जी। तो अभी अच्छा। कोई आने वाली है कोई किताब आपकी? अभी मैं गद्य पर ज्यादा लिख रहा हूँ। हम्म। तो गद्य में जो है वो इस तरह एंथोलॉजी में आ जाती है। हम्म। तो मैं अच्छे अच्छे एंथोलॉजी में लिखता हूँ। अगर इंग्लिश की एंथोलॉजी है तो भी ठीक है, हिंदी की है तो उस प्रकार से मैं अलग अलग मैगजीन्स में, क्योंकि पुस्तकें भी जो पुस्तक जिसके पास होगी, जो खरीदेगा उसके पास होगी। लेकिन एक बार जो इंटरनेट की वेब मैगजीन में आ गई तो फिर वो हमेशा के लिए रहती है, और जब भी चाहा मोबाइल खोला और पढ़ ली। तो ये ज्यादा फायदे कारक होता है। इंटरनेट के ऊपर वेब मैगजीन्स जो होती है, आजकल बहुत अच्छे अच्छे वेब मैगजीन्स निकलने लगी है, तो उनके ऊपर देना ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो जी मैं ज्यादा उसके लिए लिखता हूँ। जी जी, जी। बहुत बहुत सुंदर। तो सर मैं आपसे जानना चाहती कि फुसफुसाते वृक्ष, इसकी जरा एक दो कविताएं मुझे बताइए। ये मुझे ऐसा लगता है प्रकृति से जुड़ी हुई है। जी। जी। तो मैं यही टाइटल वाली ही सुनाता हूँ। जी। फुसफुसाते वृक्षगान में थोड़ा 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 अध्यात्म में भी उतर जाएगी लिखते लिखते, ऐसा होता है। तो जी, फुसफुसाते वृक्ष कान में सुन नहीं पाता, स्वयं में डूबा मुझ में चढ़ रहा उन्माद। फुसफुसाते वृक्ष कान में सुन नहीं पाता, स्वयं में डूबा मुझ में चढ़ रहा उन्माद। मेरी अधूरी कामना, अतृप्त इच्छाएं, बीच कीचड़ नाद अनहद सुनूं कहाँ इन्हें। बीच कीचड़ नाद अनहद सुनूं कहाँ इन्हें। पर पीड़क सुख हंसे रंगरेलियों के बीच। पर पीड़क सुख हंसे रंगरेलियों के बीच। कलियों डरो मुझसे, देता हूं चुभन तुम्हें। सूक्ष्म ध्वनियां श्रवण करना बड़ा मुश्किल, मन में कितना शोर, क्यों घिर आया प्रमाद। मौन इस संवाद को समझू नहीं कुछ आस। मौन इस संवाद को समझू नहीं कुछ आस। कोई कंप्यूटर विश्लेषण करे कुछ खास। दिमाग की नस नस बना ली भले विश्व कोश। मूर्ता में ना दिखे प्रकृति का भव्य रास। मूर्ता में ना दिखे प्रकृति का भव्य रास। संगीत से घृणा, कोलाहल भरा है प्यार। मौसम गजल गा रही, मैं दे न पाता दाद। मौसम गजल गा रही, मैं दे न पाता दाद। फुसफुसाते वृक्ष कान में सुन नहीं पाता, स्वयं में डूबा मुझ में चढ़ रहा उन्माद। जी, ये कविता बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी अच्छी बात कही आपने कि इंसान अपने आप में, अपने मैं में इतना डूबा है कि बाहर जो इतनी सुंदरता पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जी प्रकृति एक गजल गा रही है और मैं दाद भी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सुन जी ही नहीं पा रहा हूँ उसकी गजल को, उसकी सुंदरता को। ऐसे ही होता है कि जब हम रास्ते में चल चल रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द इतने सुंदर वृक्ष और इतने सुंदर फूल खिले हुए होते हैं, लेकिन हमारा जी ध्यान वहां पर नहीं जाता, हम किसी और ही विचार में डूबे हुए होते हैं। जी कभी जी कभी जी बादल में भी इतना सुंदर रंग छाया हुआ होता है, आप जब चल रहे होते कभी आप ध्यान दीजिए कि कोई मौसम जैसे बारिश होने वाली हो या कुछ ऐसा हो, तो जी आपका ध्यान तभी जाएगा जब आप अपने अंदर के विषाद से बाहर होंगे। जी 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 अगर आप जी अपने आप में डूबे होंगे ना सर, तो वो बाहर की जी चीजें आपको दिखाई ही नहीं देंगी। दिखाई नहीं देंगी। हाँ, तो हम अंदर के विचारों में डूबे रहेंगे। जी 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 जी, तो ये जी बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत हुआ अपने विषाद से बाहर निकले और ये सारी चीजें देखें जो प्रकृति की सुंदरता है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर भगवान जो है या जो भी एक सुपर पावर जिसे हम कहते हैं, एक शक्ति है, वो भी हमारी आत्मा से यही पूछता हुआ कि मैंने तुम्हें इतनी सुंदरता देखने को दी, इतनी जी सुंदरता भोगने को दी, इतनी जी। सुंदर भावनाएं दी, तुम जिए क्यों नहीं? यार तुमने क्या किया। हाँ हाँ, तुमने छोड़ क्यों दिया, वो मौका क्यों छोड़ दिया था? मौके छोड़ दिए, बिल्कुल ये यही है। सही तो बात है, ये सही बात। चीज है कि जो हमारे सामने परोसा जा रहा है उसे भी अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो ये हमारी, नहीं देख। जी 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 ये जी हमारी गलती है। जी जी। मेरी कविता को आपने इतना गहराई से समझ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जी। मैं जो कहना चाहता हूँ जो है वो वही आप कह रहे हैं, मतलब उसको समझ लिया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, आपकी ये कविता सुनकर मुझे ऐसे लगा कि जब हम लिखते हैं और जब डिवाइन हमसे लिखवाना चाहता है तो कुछ इसी तरह की कविताएं निकलती हैं। मेरी पहली कविता थी कि अब ना हो विचलित ऐ मन।
जी अब ना हो विचलित ए मन, पढ़े हैं तूने पाठ कई, जी हुई तुझे जी एहसास कई। न जी खुद जी। को भूल न सुख को भूल, रह गया तेरा घर बार कहीं। कभी कभी वाह। ऐसा होता है कि हम रूट वो होते हैं कि हम इस इनसे जुड़े हैं, हम उनसे जुड़े हैं, हमें उनको अच्छे से रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति हमें आवाज दे रही होती है कि बस हुआ, अब ये सब सोचना बंद कर दे। पढ़ लिए जी तूने, तूने बहुत पढ़ लिया, बहुत एहसास भी कर लिया, अब तो जाग जा। जी फिर अब तो उस मकसद की तरफ चल जो तुझे दिया है किसी ने, या जिस मकसद के लिए तू इस धरती पर आया है। अब इन जी उलझनों से छूट, कहीं ना कहीं वो ये जी कह रहा होता है, कह रही होती है। एक उम्र आती है जैसे 40 के बाद, 45 के बाद अपने आप एक कहते हैं ना कि निर्वाण उस अवस्था में जाने लगते हैं, और आपको समझ में आने लगता है कि एग्जैक्टली आप किस लिए जन्मे हैं। और छोटी छोटी चीजें जिन पर आप हमेशा से लड़ते झगड़ते चले आ रहे होते हैं, अपने सिबलिंग से या अपने पेरेंट्स से या अपने अपने जी लोगों से, अपने परिवार से या अपने मित्रों से, वो सब आपको व्यर्थ लगने लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, जी खत्म है, ये सब तो है ही नहीं, कुछ भी हम फालतू में इसमें उलझे हुए हैं। और उसके बाद जो निकल कर आता है तो वो यही कहता है कि जियो। आप आपको जो दिया जा रहा है आप उसे भोगो, आप उसकी तरफ ध्यान दो, ना कि सिर्फ अपने आप में उलझे रहो। तो ये बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, और मैंने भी बहुत कुछ ऐसा लिखा। जी जबकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ सर, मैं कॉमर्स की फील्ड से हूँ। लेकिन 2020 में एक ऐसी किक लगी कि लगा कि नहीं, आपको जो करना है वो ये है कि आप साहित्य में जाएं, लोगों को उठाएं, लोगों से चर्चा करें और कविताएं लिखें। तो अब मुझे जो मजा आ रहा है जीने का, जो बात करने का, मतलब अब मैं घंटों बात करती हूँ जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनके विचारों को सुनती हूँ। मुझे जरा भी ऐसा नहीं महसूस होता कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए था। जी ये एहसास जो है वो सचमुच में तब आता है जब आप सचमुच में उन चीजों से जुड़ते हैं जो आपके लिए बनी होती हैं, जिसके लिए आपको भेजा गया होता है। तो जी मैं अब मुझे आपकी कविताओं में भी वही नजर आया है कि आप जिस तरह से आपने दो कविताएं अभी सुनाई मुझे। एक तो उल्टा जो लटक रहा बैताल सा प्रश्न ही बैताल है, वो वाला, और जी जो आपने अभी ये वृक्ष वाला बताया। तो ये जी दोनों जी ही उस प्रकृति से जुड़ी हुई और समाज को दिखाने वाली, एक आईना दिखाने वाली कविताएं लगी हैं। तो सर एक और कविता हो जाए आपकी, अगर आपके पास समय हो। जी। ये मेरी कविता जो है वो मेन जो मुख्य धारा से अलग हो जाती है। तो मुख्य धारा से अलग होती हुई, और इसका शीर्षक है माँ और मातृभूमि। स्वागत है। जी। छूटा देश तो जीना दूभर, दुखड़ा किससे कहना, माया मोह की गठरी ला दे, सुख दुख इसके सहना। इसकी तुलना कि हम बाहर आते हैं, उसकी तुलना मैंने गर्भ से निकलते हुए बालक से की है। दोनों दोनों एक जैसी चीजें। समझे दर्द न दिल का कोई, घुटी रही अभिलाषा, मात्र स्नेह की एबीसी में कैसे हो सकती परिभाषा। रहा न अपना देश पराया, अपना लेने का बीड़ा, याद क्यों आई माँ ने जन्म दिया था उसकी पीड़ा। याद क्यों आई माँ ने जन्म दिया था उसकी पीड़ा, माँ का गर्भ था स्वर्ग के जैसा। जब मातृभूमि में रहते हैं तो ऐसा ही है। माँ का गर्भ था स्वर्ग के जैसा, छाया परमानंद, शयन कक्ष की अद्भुत निद्रा, सुख सुविधा में बंद, ममता का लहू पोषण देता, भूख लगी और तृप्ति, माँ की धमनी पीपल छैया, कष्ट गया निवृत्ति। सांस लिए का श्रम न जहां हो, जब पूरा आराम, माँ की धड़कन गीत बना बस, सुना सुबह और शाम। केवल 9 महीने क्या बीते, माँ हो गई मजबूर, प्रसव की पीड़ा भोगी खुद और किया स्वयं से दूर। जो दीवारें पाल पोस कर बांटती सुख आनंद, देती धक्का शर्मसार हो, रह न सका मैं बंद। निकल न पाऊं रह ना पाऊं, अद्भुत रही सुरंग, ममता खदेड़ रही क्यों मुझको, छिड़ी हुई क्यों जंग। शिशु जन्म ले
इसमें चाहे हो जितने संताप, शिशु जन्म ले इसमें चाहे हो जितने संताप, मातृभूमि को छोड़ विदेश में बसना है क्या पाप। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। जी। कोक में दो बच्चे थे और वो बातें कर रहे थे एक बार। कहते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा है ना, मतलब हम बिना खाए ही खाना खा लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। वो कर रहे हैं। क्या बाहर जी। भी ऐसा होगा? बाहर ऐसा नहीं होगा। बाहर हमें ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या? दूसरा कहता है कि नहीं, वहां पे भी ऐसे मतलब एंजल्स हैं जिनको मम्मी पापा कहते हैं, वो हमें संभालेंगे, वो करेंगे। जी। नहीं नहीं, यहाँ पे जो आराम है वो बाहर कैसे हो सकता है? कुछ नहीं होगा वहां पे, यहाँ से निकलने, यही हमारा स्वर्ग है। तो आपकी कविताओं में वही नजर आया कि जिस तरह से एक बालक जहाँ रहता है। अच्छा, अब इससे आगे की अगर हम बात करें कि हमारा जैसे जीवन है जो अभी इस जन्म में है, जब हम मृत्यु के दौर पर जा रहे होते हैं, हमें डर लगता है, भय लगता है कि इसके पार पता नहीं क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो ये वही स्थिति होती है जैसे एक बालक को नहीं पता है कि बाहर, कोख से बाहर निकलने के बाद भी एक दुनिया है, राइट? और जी। वही एक मृत्यु के बाद भी एक दुनिया होगी, वहां पे भी कोई संभालने वाला होगा। जब दो बिल्कुल। जगह पर, दो घरों में हमें उन्होंने बिना संभाले नहीं रखा, जो जी। पावर है वो तीसरे घर में हमें कैसे बिना संभाले छोड़ देगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो ये, भौतिकवादी तो ये कह। हाँ, जी। हाँ, भौतिकवादी कहेंगे कि बस शरीर के साथ, मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो गया। हाँ, हाँ, लेकिन ब्रह्मवादी कहेंगे कि नहीं, हमारी आत्मा है, तो बिल्कुल। ये जन्म के बाद में भी आगे कुछ है। आगे कुछ ये। है तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो और भी बेहतर हो। जैसे कि कोख में हम बिल्कुल जी। एकदम छोटे सी जगह पर उतने ही, जितना दिमाग था उतना ही सोच पा रहे थे, उसके बाद हमारा विकास हुआ। तो हो, ये जी। हमें मानना चाहिए कि मृत्यु के बाद शायद विकास ही है। जी। बात मुझे लगता है गलत वहां पर होता है कि जो अकाले होता है, चाहे वो कोख से हम्म। निकलना हो, जो अकाले निकल आते हैं, या जो जी। मृत्यु भी है, अकाले मृत्यु हो जाती है, उसके बाद की जो पीड़ा होती है वो पीड़ादायक होती है। लेकिन अगर वृक्ष से फल भी पूरी तरह से पकने के बाद टूटता है तो वो खाने योग्य होता है। उसके जी। आगे की प्रक्रिया चल रही होती है। उसका जी। बीज जो होता है वो जमीन पे गड़ जाता है और दूसरा वृक्ष बनता है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, जो पूरा हो चुका, उसका दायित्व तो पूरा हो गया इस जी। धरती पर आने का। तो इस जी। प्रक्रिया को समझना आपकी जी। कविता से बहुत अच्छा नजर आता है कि कितनी अच्छी तरीके से उस चीज को समझा जा सकता है कि गति कभी व्यर्थ नहीं होती है, और गति जो है वो एक संभल संभल मतलब संभालना लेकर आती है, कि चाहे कोई आपको जी। संभाले या आप किसी को संभाले। जी, जी। जी। बहुत तो खूबसूरत इसलिए, बात। जी, 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 तो जी, विदेश में आकर के हमें कोई अपराध बोध रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग को ऐसी ऐसी कविताएं लिखते हैं कि मतलब जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो। हमने कोई बिल्कुल। पाप नहीं किया है। नहीं, हम ये जो एक भारत की विकास है। संस्कृति का। जी। ये एक यहाँ विकास। प्रचार होगा। बिल्कुल, हम अपने दिमाग में एक भारत लेकर आते हैं, और वही भारत, सांस्कृतिक भारत का विस्तार होता है। बिल्कुल। जी। हर दिल में, हर भारतीय में एक भारत बसता है। और जी। जब जी। और हम भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। हम जैसा जी। व्यवहार करेंगे, हम जैसा लोगों के साथ ट्रीट करेंगे, वो दिखाता है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। जी। तो ये एक विकास है, और हर चीज को हमें विकास को ही लेकर चलना चाहिए, और इसी गति से, इसी विश्वास को बनाए रखना चाहिए। ये सोचकर कितना अच्छा लगता है कि मतलब आगे बढ़कर भी लोग संभालने वाले होंगे। कि अब समझिए, जो लोग मृत्यु में बहुत ज्यादा रोते हैं या परेशान होते हैं, अगर वो ये समझे कि हो सकता है अब इसका एक नया जीवन शुरू हो रहा है, ये गति की ओर जा रहा है, तो हमें उसके लिए एक ये अंदर से एक भाव निकलता है कि भगवान इसकी गति को, इसकी यात्रा को और आगे बढ़ाए। हम वहां पे रोते नहीं है कि इसके साथ कुछ घटित हो गया ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए था। जी। ये प्रकृति का नियम है, और जो भी जी। प्रकृति करती है वो बहुत सुंदर करती है और बहुत अच्छा करती है। तो उस पर विश्वास रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपकी कविता के माध्यम से ये विश्वास और बढ़ता है सर। तो बहुत अच्छी धन्यवाद। कविताएं आपने लिखी हैं सर। अंत में मैं विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर के मंच से आप श्रोताओं और पाठकों को जो आपने संदेश देना था, आपने दिया, आपने बताया हमें। तो मैं विश्व साहित्य सेवा संस्थान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मैं आपके मुख से जानना चाहूंगी। नहीं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं जी, ये चाहूंगा, मैं ज्यादा जानना चाहता हूँ। हाँ जी, जी। जी। विश्व साहित्य सेवा संस्थान एक संस्था है जो कि भारत जी। में ही उपजी है, आंध्र प्रदेश से।
और उसकी काफी सारी ब्रांचेस हैं जो अलग अलग देशों में हैं। भारत में तो ये फैला हुआ है ही, और ये अलग अलग देशों में भी फैल रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत जो साहित्य है, ना कि सिर्फ एक भाषा का साहित्य, जितनी भी भाषाएं विश्व में हैं उस भाषा, क्योंकि विचार किसी भाषा में बाध्य नहीं है, भाषा एक माध्यम है। जी विचार तरह तरह के हो सकते हैं जो लोग जहाँ रहते हैं, तो उन सारे विचारों को इकट्ठा करना और वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र लेते हुए ये संस्था आगे बढ़ रही है। और मैं हिंदी से जुड़ी हूँ, तो मैं हिंदी से जुड़े हुए लोग जो साहित्य लिख रहे हैं उन पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो अलग भाषा में है, वो जैसे जो तमिल जानते हैं, जो मलयाली जानते हैं, जो जापान अगर हैं जापानीज जानते हैं, तो वो उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि हम एक मतलब विचारों को एक स्थान पर लेकर आ सकें। तो ये हमारा मकसद है कि लोगों के विचारों को जानना, लोग जो सोच रहे हैं, जो लिख रहे हैं, एक विश्व तैयार कर रहे हैं, उस विश्व को विश्व साहित्य सेवा संस्थान के माध्यम से पूरे विश्व को दिखाना। जी। जी। तो तो उनकी ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। जी। तो इनके जो मुख्य हैं, जो जिन्होंने मतलब स्थापना की थी इनकी, की डॉक्टर आर कल्पना, शायद आप जी जानते हैं उन्हें। और जी डॉक्टर तोमर, मिस्टर मिस्टर तोमर हैं जो कि इस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हर देश देश में अपनी संस्था बनाई हुई है और उस संस्था में काम चल रहा है। तो कभी एग्जीबिशन हुआ या कुछ ऐसा हुआ है सिंगापुर में, तो जिन लोगों के भी हमने इंटरव्यूज लिए हैं, साक्षात्कार लिए हैं, उनको इनवाइट भेजा जाएगा और आपको सिंगापुर आने का जी। मौका। जी। अच्छा, बहुत अच्छा। ये वैश्विक लेवल पर कार्य हो रहा है। अभी फिलहाल हम जब 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं यहाँ पर सिंगापुर में, और इसमें जी जो आपके द्वारा कही गई कविताएं हैं या जो आपने हिंदी के बारे में कहा है, उसकी छोटी सी झलक निकाल कर हम वहाँ पर दिखाएंगे कि जी दूसरे देशों की जो राय क्या है हिंदी के बारे में, एक भाषा के बारे में, और वो किस तरह से अपने विचारों का विस्तार करते हैं। और मैंने ये जी देखा है कि बाहर, भारत से बाहर तो हिंदी को इवन और अदर भाषाओं को भी बहुत अच्छी तरीके से विकास किया जा रहा है और लेकर चला जा रहा है। लेकिन हिंदी की दुर्गति अपने ही देश में क्या है, क्या अपने जी देश से या नहीं जी। सुधार पा रहे हैं? तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। ये दुर्भाग्य वाली बात है जी। तो इस चीज पर भी हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस चीज पर वो कार्य करें। वो हमें जी प्रवासी भारतीय कहते हैं और समझते हैं कि हम उनसे कमतर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम उनसे बेहतर कार्य कर रहे हैं। बेहतर काम कर रहे हैं जी जी, हिंदी में जी। बिल्कुल, और बेहतर अगर कर रहे हैं तो हमारे सुझावों को वो महत्वता दें। और जिस चीज पे, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में जो कार्य, जो घटना घटी है, जी कि जी हिंदी बोलने वाले को थप्पड़ पड़ रहा है, किसी भी भाषा को बोलने वाले को आप यातना नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो यहाँ भी नहीं होता, ये पराया देश का हो या अंग्रेजी भाषी देश का हो, यहाँ भी ऐसा नहीं होता नहीं जी। होता, नहीं होता। तो ये जी दुर्गति क्यों हो रही है? जो हमारे हम्म, लोग हैं, जो हिंदी को संभालने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि भारत का साहित्य उच्च है, जी जी क्या जी उनकी जिम्मेदारी, उनका दायित्व तो नहीं बनता कि वे अपनी हिंदी की भाषा को संभालें, उसको अपना स्थान दिलाएं? जी जी जी। तो इस विचार पे आपकी क्या विचार है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। कि जैसे हम कह रहे हैं कि मतलब अपनी हिंदी को अपना स्थान मिलना चाहिए भारत भारत में बस एक तो यह कि राजनीति बीच में आ जाती है, कि इसके जो हिंदी भाषी राज्य बहुत है, 4-5 राज्य हैं, तो इनको मिल करके कुछ करना चाहिए इसके बारे में, में। कि हिंदी भाषा को कैसे जो है वो उसका स्थान दिया जाए। हम जो है वो बस कैरियर के पीछे पड़े रहते हैं, तो बचपन से ही बच्चे को सिखाते हैं कि हाँ तू अंग्रेजी पढ़, ये कर, तुझे जॉब मिलेगा। सिर्फ जॉब और कैरियर पाना यही जीवन नहीं है। तो बचपन से ही बच्चों में ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो मातृभाषा भी पढ़े और उसके साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़े। जी। ऐसा भारत में ये वातावरण बनना चाहिए। और राजनीतिज्ञों को पर कंट्रोल कौन करे, ये बात ऐसी है कि बिल्ली को घंटी बांधेगा कौन। बिल्कुल, बिल्कुल। घंटी बांधने वाली जनता ही हो सकती है, हम्म। कि जनता कहे कि नहीं, ये किसी भी भाषा का, किसी भी मातृभाषा का अपमान नहीं होगा। और जो नेता करे उसको सबक सिखाए। नेता को सबक सिखा सकती है केवल जनता, केवल वोटर्स। तो उन्हें उन्हें अच्छा सा सबक सिखाना चाहिए।
और एक अच्छा वातावरण, साफ वातावरण बनाना चाहिए। अगर जी। आपके देश में बहुत सारी भाषाएं हैं तो उन सारी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। कोई जी। भाषा कोई कमतर या अधिकतर नहीं होती है। भाषा अधिकतर एक नहीं। माध्यम है और इस माध्यम को जीवित रखना ही ये हमारी जिम्मेदारी है। उसे एक जी। अच्छा उसकी अच्छी श्रेणी देना, मतलब लोगों तक पहुंचाना जो उससे जुड़े हुए लोग हैं। अगर सब दूसरी भाषा बोलने लगे फिर वही बात हो गई कि हम दूसरे का चादर ओढ़ रहे हैं, फिर हमारी ओरिजिनलिटी कहाँ चलेगी। जी। तो आपसे बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा हरिहर झा जी। और अगर आपके आने वाली जो योजनाएं हैं, कुछ पुस्तक छपती है आपकी, तो आप हमें जरूर भेजें और उससे संबंधित हम जरूर आपसे बातचीत करेंगे। हमारे मंच पर, विश्व साहित्य सेवा संस्थान के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुसुया जी। जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।